हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर लीज फाइनेंसिंग एंड हायर परचेज जो हम कर रहे हैं बुक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट्स में से, पब्लिश्ड बाय वीके पब्लिकेशंस एंड ऑथर्ड बाय आलोक गोयल, मृदुला गोयल एंड अमित जोशी। इस चैप्टर को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले लीज फाइनेंसिंग को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हायर परचेज को डिस्कस करेंगे। पहला आता है लीज फाइनेंसिंग, इंट्रोडक्शन टू लीज फाइनेंसिंग। देखिए, एक बिज़नेस जब ऑपरेट करता है तो उसके पास फाइनेंस के वेरियस काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। इक्विटी शेयर्स इशू करना, डिबेंचर्स इशू करना, लोन लेना, क्योंकि उन्होंने असेट्स खरीदनी है। मेन पर्पस क्या है इतने फाइनेंस का, कि उस फाइनेंस से इन्वेस्टमेंट करनी है, लैंड लेनी है या फिर कैपिटल असेट्स लेनी है, जिससे कि बिज़नेस को कंटिन्यू करना है। आजकल एक लीज़ फाइनेंसिंग एक नए सोर्स के ऊपर के रूप में आ रहा है। बहुत नया नहीं है, बट बहुत कम यूजेज है इंडिया के अंदर। बाकी कंट्रीज़ के अंदर तो और काफ़ी ज़्यादा यूज़ है और बहुत ही एक अच्छा रिसोर्स है ये इन्वेस्टमेंट्स के लिए। फाइनेंस सबसे ज़रूरी है। फाइनेंस के लिए तरह तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो जनरली होता क्या है, इन्वेस्टमेंट्स करनी है, असेट ख़रीदनी है, तो या तो असेट ख़रीदने के लिए पैसा अरेंज कर लो या फिर वो असेट ही लीज़ पे ले लो। ठीक है, 2 ऑप्शंस होंगे, या तो पहले फाइनेंस अरेंज करो और उस फाइनेंस के साथ में असेट्स खरीदो। दूसरा ऑप्शन क्या है, असेट लीज़ पे ले ली। लीज़ पे लेंगे तो उसके बदले में एक रेंट की पेमेंट होती है कि असेट ले ली, मंथली कुछ ना कुछ, मंथली और ईयरली बेसिस पे मेनली रेंट देते रहते हैं। जब वो टाइम पीरियड कवर हो जाता है तो वो असेट रिटर्न कर देते हैं, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप की लीज़ है। कुछ लीज़ ऐसी होती हैं कि वो सर्टेन टाइम के बाद असेट ही खुद की हो जाती है, कुछ ऐसी होती हैं जिसमें असेट वापस देनी होती हैं, डिपेंड करता है। तो leasing companies have emerged as a new class of financial intermediaries between original owners of property and prospective users of it. ओरिजिनल ओनर्स ऑफ प्रॉपर्टी और प्रोस्पेक्टिव यूज़र के बीच में ये आती हैं। इनका मेजर फंक्शन क्या है, फाइनेंशियल सर्विस बाय मेकिंग असेट्स और इक्विपमेंट्स और अदर फैसिलिटीज़ अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन इन बिजनेस। फाइनेंशियल सर्विसेज देना किस तरह से, असेट्स या इक्विपमेंट या फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा के, ताकि वो बिज़नेस में यूटिलाइज हो सके फॉर ए स्टेटेड पीरियड ऑफ टाइम, सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। और साथ में रिटर्न में क्या मिलता है, रेंटल पेमेंट। वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर लीज फाइनेंसिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ टोटल बिजनेस इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है तो उसमें से अप्रॉक्स 33 करोड़ की लीज फाइनेंसिंग के थ्रू आती हैं। इन 1986 यूनाइटेड स्टेट्स लीजिंग इंडस्ट्री प्रोवाइडेड $190 बिलियन ऑफ बिजनेस इन्वेस्टमेंट। तो इतनी लार्ज लेवल की लीजिंग इंडस्ट्री है वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर। ठीक है, इंडिया के अंदर रिसेंट डेवलपमेंट में है ये। इंडिया के अंदर पहली लीजिंग फाइनेंस कंपनी थी FLC, दैट इज़ फर्स्ट नाम का ही पहला अक्षर ही फर्स्ट है कि, बट इट इज़ टू बी टेकन एज ए नाउन, फर्स्ट लीजिंग कंपनी लिमिटेड ऑफ इंडिया, जिसने 1973 में बिज़नेस शुरू किया था। लीज फाइनेंसिंग का कॉन्सेप्ट एक स्पेशल टाइप का ट्रांजैक्शन है ये, जिसके अंदर असेट का ओनर जो होता है, जिसको लेजर कहते हैं, वो अपनी असेट यूज़ करने के लिए किसी और को दे देता है, जिसको लेजी कहते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। और कंसीडरेशन में क्या मिलता है, एक पीरियोडिक पेमेंट, यानी कि हर एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद में कुछ पेमेंट मिलती है, जिसे रेंट कहते हैं। लेसी को डाउन पेमेंट का ऑप्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डाउन पेमेंट मतलब शुरुआत में कुछ लमसम अमाउंट, वो एग्रीमेंट में होगा तो देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। देयरफॉर लीजिंग कंपनीज एक नई क्लास ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं ओरिजिनल ऑनर्स और प्रोस्पेक्टिव यूज़र के बीच में। मीनिंग एंड डेफिनेशन के बारे में क्या कह रहे हैं, लीजिंग एक एक्वायरिंग द राइट टू यूज़ इक्विपमेंट है, एक मेथड है जिससे कि यूज़र को एक असेट यूज़ करने का राइट मिल जाता है। ठीक है, असेट खुद की नहीं होगी, सिर्फ वो असेट को यूज़ करने का राइट मिल जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट है लेज़र और लेसी के बीच में।
फॉर द यूज़ ऑन हायर ऑफ ए स्पेसिफिक एसेट, लेसर के पास में ऑनरशिप रहेगी, लेजी के पास में पोजेशन रहेगा, यानी कि एक्चुअल राइट किसका होगा उस पर, लेज़र का, उसका ऑनर लेज़र ही रहेगा और लेजी के पास पोजेशन या कब्जा रहेगा, यूज़ करने का अधिकार रहेगा ऑन पेमेंट ऑफ स्पेसिफाइड रेंट, लेकिन रेंट की पेमेंट करनी पड़ेगी। इससे फ़ायदा क्या होता है, लेसी को अपनी असेट नहीं खरीदनी पड़ती। शुरू में असेट खरीदने जाओ तो बहुत ज़्यादा महंगी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, और लेसर को क्या होता है, उसके पास काफ़ी सारा पैसा है, वो बिज़नेस करने का रिस्क नहीं लेना चाहता है, वो असेट लेके लीज़ पे दे देता है और बदले में उसको रेंट मिलता रहता है। इन जनरल लीज़ एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है दोनों पार्टीज़ के बीच में, और बाकी चीज़ें जो होंगी वो एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करेगी। अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं अलग अलग राइटर्स ने, ये आप खुद पढ़ेंगे। लीज़ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इज़ अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट जिस पे दोनों पार्टीज़ एग्री अपॉन होती हैं, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई होती हैं। ये सेल्फ मेड होता है, ठीक है। इट इज़ अ सेट ऑफ सेल्फ मेड एंड म्यूचुअली एक्सेप्टेबल रूल्स, आपस में जो दोनों पार्टीज़ को रूल्स जो एक्सेप्ट होंगे वो लिखेंगे, तो खुद बनाना है इन्होंने ये। मोस्ट एग्रीमेंट्स कंटेन प्रोविजंस लाइक लीज ट्रांजेक्शन, कितना पीरियोडिक रेंट होगा, टाइटल ऑनरशिप किसके पास रहेगी, आइडेंटिफिकेशन एंड ऑनरशिप ऑफ असेट, असेट को आइडेंटिफाई कैसे करना है, ऑनरशिप कैसे होगी, मेंटेनेंस की कॉस्ट क्या होगी, कौन इसको भरेगा, लाइबिलिटीज़ ऑफ लेसी क्या होंगी, लेज़र की लाइबिलिटीज़ क्या होंगी, इन केस कोई डिफ़ॉल्ट होती है रेंट की पेमेंट में तो क्या करेंगे, और आर्बिट्रेशन की, इन केस कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, ये दोनों की आपस में रजामंदी नहीं होती है तो कैसे आर्बिट्रेट करेंगे। ये सब चीज़ें लीज़ एग्रीमेंट के अंदर डिस्कस करके लिखी जाती हैं। टाइप्स ऑफ लीज़, दो तरह की लीज़ होती हैं, बेसिक और स्पेशलाइज्ड। बेसिक लीज़ होती हैं 3 तरह की, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड लीवरेज। स्पेशलाइज्ड लीज़ कई तरह की होती है। मेनली ये 3 टाइप्स होती हैं लीज़ की, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और लीवरेज्ड। ऑपरेटिंग लीज़ शॉर्ट टर्म लीज़ होती है, जिसके अंदर लेसर जो है एक असेट खरीदता है और असेट की यूज़फुल लाइफ ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए होती है, और जिस पीरियड के लिए असेट लीज़ पे दी जाती है वो कम पीरियड के लिए दी जाती है। जैसे मान लो असेट चलेगी 15 साल, लीज़ पे दे रहे हैं 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, और जो लीज़ का रेंट होता है उससे असेट की कॉस्ट पूरी नहीं हो सकती है। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, टैक्सेस, इंश्योरेंस, ये भी लेसर ही पे करता है। दोनों में से कोई भी पार्टीज़ जो हैं कभी भी लीज़ ख़त्म कर सकती हैं एक नोटिस देने के बाद में। ऐसे इक्विपमेंट्स के लेसेस जो हैं वो लेसर को इंसिस्ट करते हैं कि मेंटेनेंस करा के दो, सर्विसिंग करा के दो, ठीक है। तो लीज़ रेंटल के अंदर लेसर पहले ही जोड़ लेता है मेंटेनेंस की कॉस्ट को। सो बेसिकली शॉर्ट टर्म लीज़ है ये, और यूज़फुल लाइफ ऑफ असेट से बहुत कम टाइम पीरियड के लिए हैं। इसमें असेट की मेंटेनेंस की, रिपेयर की जिम्मेवारी लेसर की होती है, तो वो क्या करता है, इसका खर्चा रेंट के अंदर ही जोड़ लेता है, और लेसर या लेसी किसी भी टाइम पे एक नोटिस दे के लीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल लीज़। फाइनेंशियल लीज़ लॉन्ग टर्म के लिए होती है, लगभग जितना असेट का यूसेज टाइम पीरियड होता है, फुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ असेट लगभग उतने जितनी ही होती है। इट इज़ नॉन कैंसिलेबल। जब ऐसे अगर हो गया ना एग्रीमेंट की 15 साल की लीज़ है, 15 साल तक वो एग्रीमेंट कैंसिल नहीं हो सकता है। सारे रिस्क एलिमेंट्स जो होते हैं या बेनिफिट्स जो होते हैं वो लेसी के होते हैं। लीगल टाइटल लेसर के पास में रहता है टिल द लेसी परचेजेज इट टिल द एट द एंड ऑफ लीज पीरियड। यहाँ पे एट द एंड ऑफ लीज पीरियड, लीज़ अगर 15 साल की है, 10 साल की है, उसके एंड में लेजी को ऑफ़र देते हैं दैट यू कैन बाय द एसेट इफ़ यू विश। और तब तक जो लीगल टाइटल या लीगली उसका स्वामी या ऑनरशिप किसके पास रहेगी, लेसर के पास में रहेगी। तो इसकी मेन फीचर्स, ये लॉन्ग टर्म है, लगभग पूरी जो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ असेट है उसके लिए है, नॉन कैंसिलेबल है। यहाँ पर रिस्क जो है वो लेसी के पास चले जाते हैं, और लीज़ पीरियड ख़त्म होने के बाद में असेट को ख़रीदने का ऑप्शन भी रहता है। थर्ड इज़ लीवरेज्ड लीज़।
इसमें क्या होता है, 3 पार्टीज़ होती हैं, लेंडर, लेजर और लेजी, ठीक है। एन इक्विटी इन्वेस्टमेंट बाय लेसर इन द लेजिज कंपनी फाइनेंसेस ए पार्ट ऑफ द असेट एंड द रिमेनिंग इज़ फाइनेंस्ड बाय ए लॉन्ग टर्म लेंडर। इसका क्या मतलब है, लेसर क्या करता है, लेसी कंपनी के काफ़ी सारे इक्विटी शेयर्स खरीद लेता है, तो ऑल इन ऑल फाइनेंस चला गया, लेसी कंपनी के पास में पैसा चला गया क्योंकि शेयर्स ले लिए हैं लेसर ने, तो कुछ फाइनेंस वहाँ से आया और बाकी फाइनेंस कौन करेगा, लॉन्ग टर्म लेंडर, फिर वो असेट खरीदेगी लेसी कंपनी। तो लेजर इज़ द बोरोवर एंड द लोन ऑफ द लेंडर इज़ यूजुअली सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ द असेट। तो ये जो लेसर का लोन हो गया और जो लेंडर है जिसने असेट लोन पे दिलवाई है, उनका लोन जो है वो असेट्स पर मॉर्गेज होता है, असेट्स गिरवी होती हैं उस लोन पे। एंड समटाइम्स लेसी जो है डेट की गारंटी भी देता है। इंडियन कंटेक्स्ट के अंदर दिस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ लीज एंड मोस्ट ऑपरेटेड। तो बेसिक लीज में ये 3 तरह की आती हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और लीवरेज। स्पेशलाइज्ड लीज अलग होती हैं, इसमें अलग अलग टर्म्स आ जाएंगी। स्पेशलाइज्ड लीज के अंदर पहला है टिकट लीज। टिकट लीज 2 तरह की होती हैं, बिग टिकट लीज और स्मॉल टिकट लीज। बिग टिकट लीज मतलब ट्रांजैक्शंस बिग साइज़ की होंगी, ज़्यादा एक्सपेंसिव आइटम्स जैसे कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, शिप्स, एयरक्राफ्ट्स, इस तरह की, या फिर सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर सिस्टम्स, रिग्स, इस तरह की जिसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, इस तरह की असेट्स फाइनेंस होती हैं बिग साइज लीज़ के अंदर। स्मॉल टिकट लीज़ के अंदर क्या होगा, ट्रांजैक्शंस मीडियम साइज़ की होंगी। सेकेंड इज स्टैगर्ड रिवॉल्विंग लीज़। ये कैसे काम करता है, स्टैगर्ड रिवॉल्विंग लीज़ ओवरड्राफ्ट कंसेप्ट पे काम करता है। लेसी क्या करता है, बैंक से एक ओवरड्राफ्ट लेता है, उसको पूरा करने के लिए फिर एक ओवरड्राफ्ट लेता है, उसको पूरा करने के लिए फिर एक ओवरड्राफ्ट लेता है, फॉर टेकिंग मोर एंड मोर इक्विपमेंट्स। तो इस तरह से एक सर्कल चलता रहता है, वो जैसे जैसे इनकम आती है वो उस ओवरड्राफ्ट की पेमेंट करता रहता है और ओवरड्राफ्ट लेके अपना असेट्स भी लीज़, इक्विपमेंट्स लीज़ पर भी लेता रहता है। इस तरह की लीज़ के अंदर बैंक को भी बेनिफिट होता है क्योंकि उसको कॉन्टीन्यूसली इंटरेस्ट मिल जाता है। लेसर को भी ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं कम फंड्स के साथ में। थर्ड इज़ पार्टिसिपेटिव सॉफ्ट लीज़। पार्टिसिपेटिव का क्या मतलब है, इसके अंदर लेसी भी पार्टिसिपेट करता है फाइनेंसिंग के अंदर। लेसी इज़ इन्वॉल्व इन फंडिंग ए पार्ट ऑफ लीज़, ठीक है, उसके अंदर पैसा लेसी भी लगाएगा जिसकी वजह से वो अपना फर्स्ट ईयर के अंदर 55% तक कॉस्ट को राइट ऑफ कर सकता है। लीजिंग कंपनी को कैसे बेनिफिट मिलता है, रिटर्न्स ज़्यादा, और लेसी कंपनी भी इन्वेस्टमेंट कर रही है तो लीजिंग कंपनी को इन्वेस्टमेंट कम करनी पड़ती है, लोअर कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ में हायर रिटर्न्स मिल जाते हैं। फोर्थ इज स्वैप लीज। स्वैप का मतलब होता है एक्सचेंज, एक चीज़ दो दूसरी चीज़ ले लो। इसमें होता है एक असेट दे के कैन रिप्लेस, लेसी कैन रिप्लेस और एक्सचेंज द इक्विपमेंट विच नीड्स मेजर रिपेयर विद ए वर्किंग इक्विपमेंट एंड मे दस अवॉइड कॉस्टली मेंटेनेंस। देखो मेरी मशीन है वो ख़राब हो गई है, अब उस मशीन से मैं काम नहीं कर सकती हूँ, नई मशीनरी ख़रीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूँगी, वो वाली दे के दूसरी ले लूँगी जिससे कि मेरी वर्किंग स्टॉप ना हो और मेरा बिज़नेस चलता रहे। फिफ्थ इज़ मास्टर लीज़। मास्टर लीज़ मतलब जिसके अंदर कई न्यूमरस आर्टिकल्स ऑफ इक्विपमेंट इन्वॉल्व होते हैं, अलग अलग लीज़ नहीं लेनी पड़ती हैं, एक ही लीज़ के अंदर एक मेन असेट भी आ गई है, उसके साथ में साथ में कोई और असेट चाहिए होती है वो भी आ गई है। तो न्यूमरस आर्टिकल्स जब एक ही लीज़ एग्रीमेंट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो उसको बोलते हैं मास्टर लीज़। अपग्रेड लीज़। अपग्रेड लीज़ के अंदर क्या होता है, लेसी को एक बेनिफिट मिलता है टू अपडेट द प्रोडक्शन सिस्टम बाय रिप्लेसिंग द आउटडेटेड इक्विपमेंट विद मॉडर्न वन। रिस्क ऑफ ऑब्सोलेसेंस से कवर मिल जाता है। लेसी क्या करता है, प्रोडक्शन सिस्टम को अपडेट करा लेता है लेसर से ही। सेवन्थ इज़ इम्पोर्ट लीज़। इम्पोर्ट एज मैंशनड, इम्पोर्ट इज़ अपना फ़ॉरेन से कोई असेट मंगवानी है तो उसके ऊपर इम्पोर्ट लीज़ होगा। मॉडर्न इसके अंदर इम्पोर्ट लीज़ के अंदर दोनों ही पार्टीज़ एक ही कंट्री की होंगी।
A large proportion of requirement of capital goods of Indian industry for upgradation, modernization, expansion is needed to be imported। मतलब कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करने की ज़रूरत है जिसके लिए फ़ॉरेन करेंसी चाहिए। उसके लिए क्या करती है कोई भी कंपनी, वो फ़ॉरेन एक्सचेंज कर लेती है। अब क्या है, इंपोर्ट पॉलिसी के अंदर ये चीज़ है कि इंपोर्ट अगर कोई असेट करनी है तो वो भी लीजिंग के अंडर आ जाएगा। लेसर से ले सकते हैं वो असेट, लेसर अरेंज करेगा उसको और लेसी कंपनी उसको यूज़ कर सकती है। 8th इज़ क्रॉस बॉर्डर लीज़। अब अगर लेज़र जो है वो फॉरेन कंट्री का है, लेज़ी कंपनी एक देश में है, उसे असेट की ज़रूरत है तो वो फॉरेन कंपनी के लेसर से ये अरेंज करती है, तो दैट इज़ अ क्रॉस बॉर्डर लीज़। इन हाउस लीज़, इसमें क्या है, इट इज़ अ स्पेसिफिक अरेंजमेंट बिटवीन कंपनी। एक ही ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है जो एक लीजिंग कंपनी को प्रमोट करना चाहते हैं, तो ये क्या करते हैं, वो सारा कुछ इन्हीं का है, बस एक नाम के लिए एक लीजिंग कंपनी अलग बना दिया जिससे कि टैक्स बेनिफिट्स मिल सकें। 10th इज़ एम्प्लॉई लीज़। इसमें भी यही होता है, लाइक सेल एंड लीज़ बैक। सेल एंड लीज़ बैक होता है कि पहले असेट को बेच दो, फिर उसी असेट को लीज़ पे ले लो, क्योंकि लीज़ पे लेने के कुछ एक बेनिफिट्स होते हैं, टैक्स एडवांटेज होता है सबसे बड़ी बात तो जो है। तो एम्प्लॉई लीज़ में क्या होता है, अपने सभी वर्कर्स और ग्रुप्स को पहले एक लीजिंग कंपनी को दे दो, फिर वो लीजिंग कंपनी हमें वही एम्प्लॉयज़ लीज़ पे दे देगी। नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल इवैल्यूएशन। फाइनेंशियल इवैल्यूएशन क्यों करना है, ये डिसाइड करने के लिए कि कोई असेट को ख़रीद लें या लीज़ पे ले लें, ये देखना होता है, इसके लिए फाइनेंशियल इवैल्यूएशन करते हैं। तो लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, लेज़र का तो काम ही है असेट देना, लेसी के लिए है ये सोचने की बात कि असेट खरीदनी है या बेचनी है। तो क्या करता है लेसी, फाइनेंशियली देखता है कि अगर असेट खरीदेगा तो क्या करेगा। असेट खरीदने से क्या होता है, एक इनिशियली या तो इनिशियल अमाउंट हो, लेकिन लीज़ के बारे में सोचते ही कब है, जब इनिशियल अमाउंट नहीं होता है। तो क्या करते हैं, मान लो लोन ले लिया 20 लाख का और फिर असेट खरीद ली, तो क्या होगा, हर साल क्या बेनिफिट मिलेगा, एक तो असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन देंगे और उस डेप्रिसिएशन के ऊपर टैक्स एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि जब हम टैक्स पे करते हैं तो वो कब पे करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इंटरेस्ट, उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो वो जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा और जो लोन के इंटरेस्ट का अमाउंट होगा उस पर टैक्स सेविंग हो जाएगी। ठीक है, आउटफ्लो कितना होगा, आउटफ्लो होगा जो हम इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे वो आउटफ्लो होगा, और बेनिफिट क्या मिलेगा, लोन पीरियड ख़त्म होने के बाद में वो असेट हमारी खुद की हो जाएगी। ठीक है, और लीज़ के केस में क्या होगा, शुरू में हमने कोई लोन नहीं लेना, हमने जो है रेंट देना है हर एक पीरियड के साथ में, और उस रेंट पे भी टैक्स एडवांटेज मिलेगा। तो अब कंपेयर करना है दोनों के आउटफ्लोज़ को। फर्स्ट पॉइंट देखो, डिटरमाइन आफ्टर टैक्स कैश आउटफ्लो फॉर ईच ईयर अंडर लीज अल्टरनेटिव। ये देखो, लीज़ के अंदर आपको क्या पे करना पड़ेगा, रेंट पे करना पड़ेगा। आफ्टर टैक्स निकालने के लिए उसको 1 - T से मल्टीप्लाई करो। 1 - T का कंसेप्ट क्या कह रहा है, मान लो आपका एनुअल रेंट है 10,000, टैक्स की रेट है 35%, तो 1 - 35% मतलब 0.65, तो 3500 आपके टैक्स के बच जाएंगे। तो कॉस्ट कितनी पड़ेगी आपको, 6500 की। ठीक है, तो ये तो कैश आउटफ्लो हो गया 1 ईयर का। ठीक है, सेकेंड ईयर भी ऐसे ही अज्यूम करेंगे, थर्ड ईयर भी ऐसे ही अज्यूम करेंगे और उनको टोटल करेंगे। लीज़ के केस में तो सिर्फ रेंट का है। बाइंग के केस में क्या क्या देखेंगे, पहला लोन इंस्टॉलमेंट, लेस लोन इंस्टॉलमेंट में से फिर बेनिफिट भी तो होगा, टैक्स एडवांटेज मिलेगा वो घटा देंगे, डेप्रिसिएशन की एडवांटेज मिलेगा वो घटा देंगे, फिर जो बचेगा उसको करेंगे 1 - टैक्स से मल्टीप्लाई, वो 1 ईयर का आउटफ्लो हो गया। फिर हम देखेंगे टोटल को, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज अंडर लीजिंग अल्टरनेटिव और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो अंडर बाइंग अल्टरनेटिव, दोनों के कैश आउटफ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। देखो अभी हमने क्या बात करी कि नेक्स्ट ईयर जो हमें मिलेगा, अब नेक्स्ट ईयर जो मिलेगा उसकी वैल्यू उतनी तो रहेगी नहीं जो आज के दिन है, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, दैट इज़ प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे हम उसकी। तो दोनों ही ऑप्शंस की प्रेजेंट वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे। पहला ऑप्शन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज अंडर लीजिंग अल्टरनेटिव।
लीज़ के केस में आउटफ्लोज अगर ज़्यादा बनते हैं, देखो आउटफ्लोज कंसेप्ट समझना, रट्टा मत मारना। आउटफ्लो जहाँ ज़्यादा होगा हम उस ऑप्शन में नहीं जाएंगे, उस ऑप्शन में जाएंगे जहाँ आउटफ्लो कम होगा। तो इस पहले ऑप्शन की बात देखें, लीज़ के केस में आउटफ्लो ज़्यादा है, बाय के केस में आउटफ्लो कम है, तो हम क्या करेंगे, असेट को बाय कर लेंगे। सेकंड केस, ये जो सिंबल है ये गलत दे रखा था, मैंने ठीक कर दिया है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज जो है लीजिंग के केस में कम होगा और बाइंग के केस में ज़्यादा होगा, तो हम क्या करेंगे, असेट को लीज़ कर लेंगे। तो इस तरह से लेज़ी ने देखना है कि कैश आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू क्या है और डिसाइड करना है कि असेट को लीज़ पे ले या बाय करें। नेक्स्ट आर दी एडवांटेजेस ऑफ लीजिंग, क्या फ़ायदे होते हैं लीज़ असेट्स को लीज़ पे लेने के। पहला बेसिक फ़ायदा, बेसिक इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती है। कोई भी असेट ख़रीदनी हो तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है, वो नहीं करनी पड़ेगी। इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट एंड ऑब्सोलिसेंस, अगर हम अपनी असेट ख़रीदते हैं तो इंडस्ट्री एडवांस होती रहती है, असेट्स पुरानी हो जाती हैं, ऑब्सोलीट हो जाती हैं, तो उस वजह से नई असेट्स ख़रीदनी पड़ती हैं, फिर वो ऑब्सोलिसेंस का रिस्क कम हो जाता है लीज़ के केस में। ठीक है। लीज़ टू ओवरकम लोन रिस्ट्रिक्शंस, जब हम असेट, हमारे पास ऑप्शन तो यही है, या तो लीज़ लो या फिर लोन लेके ख़रीदो। अगर हम लोन लेके ख़रीदते हैं तो हमारी बैलेंस शीट के अंदर डेट का रेशो बढ़ जाता है। जब डेट का रेशो बढ़ जाता है तो लोन वाले जो है ना काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस भी लगा देते हैं कि इन शर्तों पे आपको लोन मिलेगा। लीज़ फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कंसेशंस, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स अगर लीज़ पे कैपिटल एसेट्स मंगाती हैं तो उन्हें काफ़ी तरह के कंसेशंस मिल जाते हैं। लीजिंग टू ओवरकम कैपिटल राशनिंग एंड बजट कंस्ट्रेंट्स, देखिए कैपिटल राशनिंग क्या होती है, एक आइडियल डेट इक्विटी रेशो होता है 2:1। अगर हम लीज़ और अगर हम लोन लेके असेट ख़रीदेंगे तो वो रेशो डिस्टर्ब होता है, अगर लीज़ पे लेके असेट यूज़ करते हैं तो वो रेशो डिस्टर्ब नहीं होता है, कैपिटल रैशनिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई बजट कंस्ट्रेंट नहीं लगता है। लीजिंग फॉर डेप्रिसिएशन एंड अदर टैक्स बेनिफिट्स, कई लीज़ ऐसी होती हैं जिसमें कि डेप्रिसिएशन का बेनिफिट लेज़ी को मिलता है और दूसरे तरह के और टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। लीजिंग फॉर हेल्पिंग स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, आजकल तरह तरह के प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिसकी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को कंप्यूटर्स, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जो काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं। स्मार्ट रूम्स हैं तो वो भी लीजिंग के थ्रू अपनी ये रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। लीज़ ए डिवाइस फॉर फंड जनरेशन फ्रॉम पब्लिक, लीजिंग कंपनीज भी क्या करती हैं, पब्लिक के जो छोटे छोटे से फंड्स होते हैं वो लेके उनको एक्यूमुलेट करके और लार्ज लेवल पे उसकी एसेट खरीद के और किसी लेसी कंपनी को दे देते हैं, तो यहाँ से मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स हो जाता है। कंजर्व्स बोरोइंग कैपेसिटी थ्रू ऑफ द बैलेंस शीट फाइनेंसिंग, जैसा कि पहले डिस्कस किया, बोरोइंग कैपेसिटी हमारी बनी रहती है क्योंकि यहाँ से बैलेंस शीट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे लोन उतने ही रहेंगे जितने थे। ये एक एग्जांपल दे रखा है फर्म एक्स का और फर्म वाई का। फर्म एक्स और फर्म वाई दोनों को ही ना एक असेट चाहिए थी 10 लाख की, तो फर्म एक्स ने क्या किया, पहले ये स्ट्रक्चर था इनका, जैसे फर्म वाई का है ना, दोनों की 10 लाख की असेट थी, 5 लाख डेट था, 5 लाख इक्विटी था, 1:1 डेट इक्विटी रेशो था। 10 लाख की असेट खरीदने के लिए फर्म वाई ने किया, लीज़ पे ले लिया। लीज़ पे लेने से ना असेट्स बढ़ी ना लाइबिलिटीज़ बढ़ी, बैलेंस शीट सेम की सेम। फर्म एक्स ने क्या किया, 10 लाख का लोन लिया, डेट बढ़ गया 10 लाख से, असेट्स बढ़ गई 10 लाख से, फिर असेट ले ली। अब बैलेंस शीट देखो, डेट इक्विटी रेशो कितना हो गया, 3:1, और ये एक अच्छी रेशो नहीं है। जब डेट इक्विटी रेशो बढ़ता है तो दैट इज़ नॉट अ ग्रेट थिंग फॉर अ बिज़नेस। नेक्स्ट इज़ इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, कुछ एक असेट्स जो लीज़ पे लेते हैं हम, देखिए रिटर्न ऑन असेट्स निकालते हैं जब ROA, तो कैसे निकालते हैं, रिटर्न या फिर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, तो एक रेशो निकलता है। अगर हम लोन पे ले लेते हैं, असेट्स बढ़ जाती हैं, असेट्स दिखेंगी ज़्यादा अमाउंट की तो रेशो कम हो जाएगा, लीज़ पे लेंगे तो ये रेशो ज़्यादा रहेगा, इसका मतलब परफॉर्मेंस ज़्यादा दिखाई देगी। कन्वीनियंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, अगर कम टाइम पीरियड के लिए असेट चाहिए है
तो ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक सीन है कि असेट को सिलेक्ट करना और उसके बाद में मेजर उसकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो इंश्योरेंस कराना, रजिस्ट्रेशन कराना, फिर उसको सेल करना तो वापस किसी और के नाम उसको रजिस्टर कराना। तो अगर थोड़े टाइम के लिए चाहिए तो इट इज़ बेटर कि लीज़ पे लो और ये सारी फॉर्मेलिटीज़ से बच जाएंगे। मेंटेनेंस एंड स्पेशलाइज्ड सर्विस, ए फुल सर्विस लीज़ ऐसी भी होती हैं जिसके अंदर मेंटेनेंस और स्पेशलाइज्ड सर्विसेज मिलती हैं कि असेट के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो लेसर का ही काम है उसको मेंटेन करना और रिपेयर करना। इससे क्या बेनिफिट हो जाता है, लेसर जो है एक्सपर्ट होगा इस काम के अंदर, जितनी कॉस्ट हमें आएगी वो चीज़ करने में वो उससे कम कॉस्ट में कर देगा, जिससे हमें बेनिफिट मिल जाएगा और स्पेशलाइज्ड सर्विसेज भी मिल जाएंगी। एवरीथिंग कम्स विद प्रोज एंड कॉन्स। ऐसा नहीं है कि लीजिंग के भी सिर्फ बेनिफिट्स हैं, लीजिंग के भी कुछ एक डिसएडवांटेजेस हैं। पहला डिसएडवांटेज क्या है, ऑनरशिप ऑफ असेट। हम रेंट पे कर रहे हैं इतने सालों तक, फिर भी वो असेट हमारी नहीं होगी, बाद में कुछ नहीं बचेगा। ऑन द अदर हैंड लोन लेके लेते हैं तो क्या होगा, हम इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ दैट पीरियड वो असेट हमारी होगी, उसकी सेल वैल्यू हमारी होगी। दिस इज़ द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस थिंग। सेकेंड इज़ ऑब्सोलिसेंस ऑफ असेट्स। इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज लेसर में सफ़र ए लॉस। ऑपरेटिंग लीज में क्या था, लेज़र और लेसी दोनों में से कभी मर्जी नोटिस दे के लीज़ ख़त्म कर सकते हैं। असेट ऑब्सोलीट हो जाएगी तो लेज़ी क्या करेगा, लीज़ ख़त्म कर देगा जी, ना ही हम आज के बाद रेंट देंगे ना ही हम असेट यूज़ करेंगे। इस केस में लेसर को काफ़ी नुकसान होता है क्योंकि वो असेट उसके भी काम की नहीं रहती है। बर्डन ऑन द लेसी को पीरियोडिक रेंटल पेमेंट करनी ही पड़ती है, तो वो एक फाइनेंशियल बर्डन है। ये बर्डन तब भी रहेगा जब एसेट को लोन लेके लिया जाएगा, तब भी पीरियोडिक इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी। फोर्थ इज़ अनसर्टेन लीगल एसेट स्टेटस। अब एसेट की ओनरशिप हमारे पास नहीं है, ठीक है, और साथ में जिन बेसिस पे हम डिटरमाइन करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, वो हम एकदम 100% श्योरिटी के साथ नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि टैक्स रेट चेंज होती रहती है। डिफ़ॉल्ट ऑफ रेंटल पेमेंट, अगर रेंट के पेमेंट में अगर कोई लेज़र को रेंट की पेमेंट टाइम पे नहीं करता है तो लेज़र इज़ फ्री टू टेक ओवर द एसेट एज, और डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ इन्वॉल्व होंगी, बहुत इजी नहीं होगा ये करना भी। अल्ट्रेशन और चेंज इन असेट, लीज़ के केस में लेसीज इज़ जनरली प्रोहिबिटेड फ्रॉम मेकिंग अल्ट्रेशंस इन द असेट। असेट को लेज़र ने जिस फॉर्म में दिया है उस फॉर्म में रखना पड़ेगा, इंटेक्ट रखना पड़ेगा, लेसी अल्टरेशंस नहीं कर सकता है उसके अंदर। लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, आई थिंक ये एक बेनिफिट है और गलती से यहाँ लिख दिया गया है। समटाइम्स फॉर्म्स में फाइंड लीजिंग रिड्यूसिंग इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एल वेल। लीज से एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम हो जाती हैं। लार्ज ऑपरेशंस में एक फर्म को ज़्यादा बेटर होगा कि एक दूसरी पार्टी लेज़र है वो असेट्स की टेक केयर कर रहा है, हमारी कोई टेंशन नहीं है उसको लेके। सो दिस इज़ अ बेनिफिट ऑफ लीज। रिस्क ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ द यूज़ ऑफ इक्विपमेंट, अगर लेसर की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो जाती है, उसकी कंपनी बंद हो जाती है, तो वो असेट लेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने अपने डेट्स पे करने होंगे, तो वो असेट्स रिकवर कर लेंगे। तो उस टाइम पे लेसी कंपनी के बिज़नेस को एकदम से थोड़ा रुकावट आ जाएगी और रीस्टार्ट करना पड़ेगा, नई असेट देखनी पड़ेगी या उसी असेट को ख़रीदना पड़ेगा। 9th इज़ टर्मिनल वैल्यू ऑफ असेट। इन केस ऑफ असेट सच एज प्लांट एंड बिल्डिंग, जिनकी हाई टर्मिनल वैल्यू होती है एंड में, तो उसमें बेटर है कि असेट्स को ख़रीद लिया जाए, क्योंकि लास्ट में एक अच्छी वैल्यू मिलेगी जहां ऑब्सोलिसेंस का रिस्क ना हो, ताकि लास्ट में असेट की ओनरशिप मिल जाए और असेट हमारी ही हो जाए। लेकिन इन केस असेट ऐसी है जो ऑब्सोलीट हो जाएगी तो बेटर इट इज़ कि उसको लीज़ पे ले लिया जाए, क्योंकि जो असेट्स ऑब्सोलीट हो जाती हैं उसकी बाद में कोई वैल्यू नहीं रहती है। प्रॉब्लम्स फेस बाय इंडियन लीजिंग इंडस्ट्री, इंडिया में लीजिंग कंपनीज़ को क्या प्रॉब्लम आती है, क्यों इतना डेवलप नहीं हो पा रहा है ये। सबसे पहली जो मेजर प्रॉब्लम है, लैक ऑफ एडिकेट लेजिस्लेशन। लीजिंग के लिए कोई अलग से लॉ नहीं है इंडिया के अंदर, तरह तरह के लॉज के अलग अलग प्रोविज़न अलग अलग सर्कमस्टांसेस में अप्लाई होते हैं, जैसे कि
लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होता है, कुछ एक प्रोविजंस इसके। रियल एस्टेट लीज इज़ रेगुलेटेड बाय ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट भी कुछ एक चीज़ों के साथ डील करता है, कुछ चीज़ों के साथ इंडियन ईजमेंट एक्ट डील करता है, कुछ के साथ में फेरा डील करता है, इनकम टैक्स एक्ट डील करता है। तो या इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट है, IDRA है, अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट है, इंडियन स्टैम्प एक्ट है। तो तरह तरह के एक्ट्स हैं, अलग अलग एक्ट्स के प्रोविज़न्स काम करते हैं लीजिंग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के ऊपर। एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ नहीं है। सेकंड प्रॉब्लम जो आती है इंडिया की लीजिंग इंडस्ट्री को, वो है फाइनेंशियल क्रंच, की फाइनेंस की कमी। जो लीजिंग कंपनी होती है इनको बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है कई तरह की असेट्स खरीदने के लिए, और कोई लाइसेंसिंग चाहिए नहीं है फ़िलहाल इन कंपनीज़ को, कोई एक्ट ही नहीं है और कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कई कंपनी सिर्फ टैक्स बचाने के लिए अपना एक लीजिंग डिपार्टमेंट शुरू कर लेती हैं, और जिससे क्या होता है कि उनका मेन मोटिव जो है वो होता है टैक्स बचाना, जिसके लिए वो कम रेंट पे भी असेट लीज़ कर देते हैं, और जिससे अनहेल्दी कंपटीशन आता है। नेक्स्ट एक पॉइंट आएगा, अनहेल्दी कंपटीशन आएगा इसकी वजह से, और रेट ऑफ रिटर्न्स काफ़ी कम हो गए हैं इस रीज़न की वजह से, और इस ह्यूज कंपटीशन की वजह से कंपनीज़ अपना कॉस्ट कवर नहीं कर पाते हैं और फाइनेंशियल क्रंच फेस करते हैं। थर्ड इज़ रिस्क ऑफ ऑब्सोलेसेंस। ये लीजिंग कंपनीज़ के लिए ड्रॉबैक है। असेट लीज़ पे लेके लेसी को दे देते हैं यूज़ करने के लिए, लेसी रेंट देता रहता है, यूज़ करता रहता है। आफ्टर दैट पीरियड असेट अगर ऑब्सोलीट हो जाती है या टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाती है, पुरानी असेट की कोई वैल्यू नहीं रहती है, तब लेसर क्या करे इस असेट का, ये प्रॉब्लम आती है लेसर के साथ में। कन्फ्लिक्ट इन डिफरेंट एक्ट्स, जैसा कि पहले आया कि कोई पर्टिकुलर एक्ट नहीं है तो अलग अलग एक्ट के प्रोविज़न एक ही चीज़ पे अलग भी हो सकते हैं, तो वहाँ कन्फ्लिक्ट अराइज होता है। डबल टैक्सेशन, लेसर को कई बार डबल टैक्स पे करना पड़ता है ड्यू टू लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन एक्ट्स इन डिफरेंट स्टेट्स। अलग अलग जगह पे अलग अलग एक्ट हो सकते हैं, अलग अलग देशों में भी अलग अलग एक्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से लेसर को टैक्स का लॉस होता है। एक बार असेट खरीदते हुए, एक बार बेचते हुए, तो या फिर रेंटल इनकम के ऊपर, तो ये सब की वजह से लेसर के ऊपर एक अनड्यू प्रेशर बनता है। ऑडिट इश्यूज़, मेनली ये इश्यूज़ जो हैं वो फर्स्ट इश्यू की वजह से अराइज हो रहे हैं कि एक पर्टिकुलर लॉ नहीं है। अब ऑडिटिंग के लिए कंपनीज़ एक्ट का अप्लाई होता है। अब कंपनीज़ एक्ट जो है वो ऑडिटिंग अलग अलग नहीं बताता कि लीजिंग कंपनी की ऑडिटिंग कैसे करो और नॉन लीजिंग की ऑडिटिंग कैसे करो, तो यहाँ पर कोई क्लैरिटी नहीं रह जाती है। डिले इन रेंटल पेमेंट एंड बैड डेट्स, कई बार लेसी जो है वो डिले कर देते हैं पेमेंट के अंदर, और अगर पेमेंट डिले करते हैं, अब लेसर ने भी हो सकता है आगे कहीं पेमेंट करनी हो, तो लेसर को तो अगर पेमेंट डिले होगी तो उस पर इंटरेस्ट पे करना होगा, लेकिन लेसी उसके साथ में इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। तो लेसर ने अगर बिना इंटरेस्ट ऐड करे रेंटल पेमेंट बता रखी है तो वहाँ उसे लॉस होगा। तो इट इज़ बेटर कि वो रेंटल पेमेंट के साथ में थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऐड करके बताए, ये सोच के कि वो टाइम पे रेंट नहीं देंगे और वो इंटरेस्ट का लॉस लेसर को खुद को ना हो। नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट प्रॉब्लम। इन ए सर्विस इंडस्ट्री स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन लाइज इन पोटेंशियल ऑफ इट्स मैन पावर। और लीजिंग के अंदर जैसा बताया एक पर्टिकुलर लॉ नहीं है, तो उस पर्टिकुलर लॉ की स्टडी भी नहीं है, इसलिए एक अच्छा मैनेजर भी नहीं मिल पाएगा इस बिज़नेस के अंदर। तो ये इश्यूज़ आते हैं इंडिया के अंदर लीजिंग इंडस्ट्री के साथ में। स्टैम्प ड्यूटी की क्या प्रॉब्लम है? स्टेट जो है लीजिंग ट्रांजैक्शन को सेल की तरह से ट्रीट करते हैं ताकि सेल टैक्स लगे उसके ऊपर। स्टैम्प ड्यूटी के अंदर ट्रांजैक्शन को लीज ट्रांजैक्शन मानते हैं, जिससे कि हैवी स्टैम्प ड्यूटी लगता है, जिससे कि लीजिंग इंडस्ट्री का बर्डन इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट इज़ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लीजिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, मतलब किन एरियाज़ में डेवलप करें तो इंडिया की लीजिंग इंडस्ट्री को बूस्ट मिल सकता है। पहला है फ्रीडम फ्रॉम लाइसेंस। फ़िलहाल कोई लॉ नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, तो एक लीजिंग इंडस्ट्री बिना लाइसेंस के अच्छे से काम कर सकती है। पहले CCI कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज़ की परमिशन चाहिए थी, उसके अबॉलिशन के बाद में अब सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज की परमिशन चाहिए एक कंपनी को लीजिंग कंपनी बनने के लिए।
सेकेंड इज़ टोटल पैकेज डील। कंपनीज टोटल पैकेज डील स्टार्ट करें, अपने ऑफ़र के अंदर एक असेट नहीं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट दें, साथ में मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म जो भी फाइनेंस रिक्वायरमेंट है सब पूरा करें ताकि बिजनेसेस को ईज़ हो जाए। थर्ड इज़ प्रोस्पेक्ट्स इन स्मॉल स्केल सेंटर। स्मॉल स्केल सेक्टर के अंदर लीजिंग इनिशिएटिव्स को प्रमोट करके और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करके, चाहे वो कई सारे एसेट्स लीज़ पर देके और थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। प्रोस्पेक्ट्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। लीजिंग कंपनीज अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में भी काम कर सकती हैं, जैसे लेदर, हैंडलूम, एग्रीकल्चर। उनको फाइनेंस की ज़रूरत होती है और अगर वो बैंक्स के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत लंबा प्रोसेस होता है थोड़ा सा फाइनेंस लेने के लिए भी। तो अगर लीजिंग इंडस्ट्रीज़ इन छोटे एरियाज़ में काम करती है, एक्सपेंड करती है, तो बेनिफिशियल हो सकता है दोनों पार्टीज़ के लिए। हाउसिंग फाइनेंस पे अपना बढ़ावा कर सकती है कि अपने ऑपरेशंस को हाउसिंग तक ले जा करके। कॉरपोरेट सेक्टर में कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? Importance of lease finance can be more imagined in corporate sectors by build up inventory which necessitates more investable funds, desire of companies to capture major share। आजकल कॉरपोरेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, हर एक कंपनी एक से ज़्यादा एक एडवांस करना चाहती है और उसके लिए क्या ज़रूरी है? फाइनेंस। तो कॉरपोरेट सेक्टर को एडिक्वेट अमाउंट में फाइनेंस दे सकती हैं लीजिंग कंपनीज और ग्रो कर सकती हैं। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में हाथ बढ़ा सकती हैं कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट फाइनेंस करना। प्रोस्पेक्ट्स इन प्राइवेट सेक्टर। इंडिया के प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास में रिक्वायर्ड फंड्स नहीं है, लोनेबल फंड्स की शॉर्टेज है, एक बिग गैप है बोरोवर्स और सप्लायर्स के बीच में। ये गैप लीजिंग कंपनीज पूरा कर सकती हैं। मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स लें, छोटे छोटे फंड्स को कलेक्ट करके उनको लीजिंग इंडस्ट्री के अंदर लेकर आएँ। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। यूजीसी आए दिन कहता रहता है ये करो ये करो ये करो, उसके लिए चाहिए यूनिवर्सिटीज़ को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को फंड्स चाहिए, तो लीजिंग कंपनी उन्हें भी हेल्प कर सकती हैं और वहाँ अपना एक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट उधर ढूंढ सकती हैं। फिक्स्ड लीज़ पेमेंट्स। लीज़ के अंदर जो है एक पता होता है, ये शेड्यूल है, इस टाइम पे ये पेमेंट करनी है, इतना प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट करना है, इतना इंटरेस्ट का पेमेंट करना होता है, जिससे कि फ्यूचर के चेंजेस फ्यूचर में हेज मिल जाता है कि ये फिक्स है, कोई चेंज नहीं होगा इसके अंदर। तो उससे क्या होता है, एक रिस्क कम हो जाता है। नेक्स्ट इज़ हायर परचेज सिस्टम। जैसा कि शुरू में डिस्कस किया था, 2 सेक्शंस में डील कर रहे हैं इस चैप्टर को। पहले लीज फाइनेंसिंग डिस्कस कर लिया है, अब हायर परचेज सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। वेट अ सेकेंड। हायर परचेज सिस्टम इसी तरह से डिफरेंट गुड्स एंड असेट सप्लाई करते हैं, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है? हायर परचेज़र जो है वो एक साथ पेमेंट नहीं कर सकता है, इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करेगा और लास्ट में जब लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट हो जाएगी तो वो उस असेट का ओनर बन जाएगा। मतलब जैसे ही हायर परचेज एग्रीमेंट होता है उसी टाइम पे पोजीशन ट्रांसफ़र हो जाता है कि गुड्स जो हैं वो परचेज़र की हो जाएंगी, लेकिन ऑनरशिप कब ट्रांसफ़र होगी? जब लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट होगी। कैरेक्टरिस्टिक्स: पेमेंट इज़ मेड इन इंस्टॉलमेंट्स, पोजीशन तभी मिल जाता है, ऑनरशिप लास्ट इंस्टॉलमेंट में ट्रांसफ़र होती है। डिफ़ॉल्ट: अगर हायर परचेज़र इंस्टॉलमेंट देने में डिफ़ॉल्ट करता है, नहीं पेमेंट करता है टाइम पे, तो वेंडर हैज़ द राइट टू टेक बैक द गुड्स। वो गुड्स को वापस ले जा सकता है और जो अमाउंट रिसीव कर चुका है उसको फॉरफिट कर सकता है कि उसको वापस ही नहीं देगा वो अमाउंट। मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ गुड्स: मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हायर परचेज़र की और रिपेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लास्ट पेमेंट तक सेलर की रहेगी। हायर परचेज सिस्टम के कुछ एडवांटेजेस हैं। इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करनी होती है, एकदम से बर्डन नहीं आता है, लास्ट में असेट खुद की हो जाती है। वैल्यूएबल गुड्स को इसमें इजीली ख़रीद सकते हैं। फ्री रिपेयर्स अंटिल लास्ट पेमेंट। एडवांटेज टू सेलर की सेल बढ़ जाती है, इनकम बढ़ जाती है, और जैसे इंस्टॉलमेंट्स की वैल्यू काफ़ी कम होती है तो रियलाइजेशन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है
और जब वो इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करने आते हैं तो इधर उधर और देख के और डिसाइड कर सकते हैं कि नेक्स्ट हम ये ख़रीदेंगे, तो सेल और इंक्रीज़ होती है। सोसाइटी को क्या बेनिफिट होता है? अब अगर लोग इजीली ख़रीद सकते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ने से जीडीपी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा कि अब वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे आजकल काफ़ी चल रहा है जिनका नहीं है कैपेसिटी ख़रीदने की ज़रूरत है, तो लोग रेफ्रिजरेटर्स हैं, एसी हैं, टीवी हैं, स्कूटीज़ हैं, बाइक हैं, कार्स हैं, ये सब हायर परचेज़ पे ख़रीद सकते हैं, जिससे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होता है। हायर परचेज सिस्टम के डिसएडवांटेजेस, फर्स्ट इज़ इंटरेस्ट। जो हायर परचेज़र है उसको जो पेमेंट करनी है उसके साथ में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी जुड़ेगा। देखो, इंटरेस्ट एक डिसएडवांटेज ज़रूर है, लेकिन कंपैरेटिवली जो एक पर्सन ले नहीं सकता है उसको आज ही के दिन असेट मिल जाएगी, धीरे धीरे पे करते रहो। तो इट इज़ नॉट सच अ बिग डिसएडवांटेज है, बट इट इज़ नॉट सच अ बिग डिसएडवांटेज कि जिसके लिए हायर परचेज कंपनीज फेल हो जाएं। दे आर स्टिल रनिंग बिकॉज पीपल आर रेडी कि उन्हें रेडीली असेट मिल जाए, बाद में पे करते रहेंगे। रीपोजिशन ऑफ गुड्स, अगर इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं करते हैं तो वेंडर गुड्स लेकर जा सकता है, ही हैज़ द राइट। हायर परचेज एक्ट है 1872, उसके अकॉर्डिंग, और जो इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट हो चुकी हैं वो भी फॉरवर्ड हो जाएंगी। अननेसेसरी परचेज ऑफ गुड्स, जब गुड्स ऐसे में मिल जाती हैं कि हमें इनिशियल ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, तो लोग कई बार जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो भी परचेज़ करने लगते हैं। नो सेल एंड मॉर्गेज, हायर परचेज़र ना ही तो गुड्स को आगे सेल कर सकता है, ना ही उनको गिरवी रख के लोन ले सकता है। सेलर के लिए डिसएडवांटेजेस, अगर असेट्स को इस तरह से बेचना है तो उसके लिए ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, क्योंकि असेट्स जा रही हैं लेकिन पैसा पूरा नहीं आ रहा है। पैसा कब पूरा होगा? जब सारी इंस्टॉलमेंट्स पूरी हो जाएंगी। तो एक सर्कल चलता रहेगा, पुरानी असेट्स की इंस्टॉलमेंट्स आ रही होंगी, नई असेट्स जा रही होंगी, तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए इस तरह के बिज़नेस में। कई लोगों से इंस्टॉलमेंट निकलवाना मुश्किल हो जाता है, असेट रियलाइज़ करना भी मुश्किल हो जाता है। रीपोजिशन, वही बताया कि असेट्स रियलाइज़ करना भी मुश्किल हो जाता है। हाई कॉस्ट ऑन अकाउंटिंग, अब अकाउंट्स भी अलग तरह से मेंटेन होते हैं, हर एक पर्सन का एक होगा कि उसका कितना आ गया, तो अकाउंट्स मेंटेन करना की भी ज़्यादा कॉस्ट आएगी। डेप्रिसिएशन ऑफ गुड्स, अगर हायर वेंडर गुड्स को वापस लेता है, इन केस हायर परचेज़र ने इंस्टॉलमेंट्स नहीं दी है, वेंडर गुड्स वापस ले रहा है, तो वो असेट की वैल्यू कम बच जाएगी, डेप्रिसिएटेड वैल्यू बच जाएगी। नेक्स्ट कुछ एक डिफरेंस किए हैं क्रेडिट सेल और लीज़ के बीच में डिफरेंस। आई डोंट थिंक कि मुझे ये खुद पढ़ाने की ज़रूरत है, आप इसे पढ़िए। इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो फील फ्री टू डिस्कस विद मी ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। क्रेडिट सेल और लीज़ है, लीज़ एंड हायर परचेज़ है, और लीज़ एंड बाइंग है। कुछ एक बेसिक डिफरेंसेस होंगे इनके बीच में जिन्हें आप खुद पढ़ेंगे। That's all about this lecture, lease financing and hire purchase. In case of any kind of even the smallest issue you feel, कोई भी issue हो, feel very free to discuss even the smallest thing. Thank you very much.